नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो हम समास की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समास का हम एक भेद अव्ययी भाव समास पढ़ चुके थे। हम दूसरे भेद यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ चलते हैं। तो दूसरा भेद हेडिंग लगाइए बच्चे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की हम बात करें, जैसा मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि जनरली समास में दो या दो से अधिक पद पाए जाते हैं। पूर्व पद यानी कि पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है या बाद वाला पद भी कहा जाता है, द्वितीय पद भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास की हम बात करें, अगर आपने कहा कि इसमें एक पूर्व पद होता है, पूर्व पद, और दूसरा उत्तर पद या द्वितीय पद होता है, उत्तर पद या इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय पद बोलते हैं। और इसी की अगर हम बात करें पूर्व पद को तो क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। अब अगर हम पूर्व पद और प्रथम पद की बात करें कि इसमें प्रधान कौन सा होता है, क्या पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, तो अगर मैं बात करूं पूर्व पद की तो पूर्व पद इसमें गौण होता है बच्चे, गौण होता है। या गौण की मैं बात करूं तो ये अप्रधान होता है। क्या होता है, अप्रधान होता है। यानी कि पूर्व पद या प्रथम पद इसमें मुख्य पद नहीं होता, वो गौण पद होता है या अप्रधान पद होता है। अगर मैं उत्तर पद की बात करूं तो ये प्रधान पद होता है, प्रधान पद होता है। या इसी को हम बोलते हैं कि ये मुख्य पद होता है, मुख्य पद होता है। अब हम बात करते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ बच्चे, तो पूर्व पद अगर मैं बात करूँ तो ये विशेषण का काम करता है। किसका काम करता है, विशेषण का काम करता है। अगर पूर्व पद विशेषण है तो उत्तर पद किसका काम करेगा, विशेष्य का काम करेगा, विशेष्य का काम करेगा। कहीं कहीं हम इसे जो है संज्ञा भी बोलते हैं, क्योंकि विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषता अगर बताई जा रही है तो वो संज्ञा होगा, सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा होगा। तो इसका मतलब ये विशेषण होगा, यानी कि पूर्व पद जो है वो विशेषण, विशेषता बताने का काम करेगा, जबकि द्वितीय पद वो होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि विशेषण के साथ में उपमान भी कह सकता हूँ। उपमान का मतलब जो उपमान दिया जा रहा है, जो उसकी विशेषता बताई जा रही है। और उपमान के संदर्भ में हम इसे कह सकते हैं कि उपमेय का संबंध होता है, उपमेय। ध्यान से समझना बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछें कि किस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, तो आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो तत्पुरुष समास। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? तो हमने बात करी कि तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है वो गौण या अप्रधान होता है और वो विशेषण या उपमान का काम करता है, जबकि जो उत्तर पद होता है या द्वितीय पद होता है वो प्रधान पद होता है या मुख्य पद होता है। और अगर मैं बात करूं तो द्वितीय पद विशेष्य या संज्ञा या उपमेय के तौर पर यूज किया जाता है बच्चे। अब यहाँ एक चीज़ और समझनी है तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास को हम कहते हैं कि इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह समास जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसका मतलब तत्पुरुष समास भी क्या उतने ही प्रकार के होंगे जितनी विभक्तियां होती हैं। तो अगर मैं हिंदी में विभक्तियों की बात करूं तो हिंदियों में विभक्ति 8 प्रकार की होती है। तो क्या तत्पुरुष समास के जो उपभेद होंगे वो भी 8 प्रकार होंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम विभक्ति की तरफ चलते हैं। पहले 5 मिनट में विभक्तियां समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चे? चलो इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बच्चों पहले कारक समझ लेते हैं। कारक, तो हम बात करते हैं कारक और विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं बच्चे, तो कारक की जब हम बात करते हैं तो कारक कितने बताए मैंने हिंदी में, तो कारक की संख्या बताई मैंने 8। अगर मैं यहाँ लिख दूं तो हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है। जैसे आप बात करते हो कर्ता ने, कर्ता ने, इसका मतलब क्या हुआ
कि कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है बच्चे, ने। कहीं कहीं हम देखेंगे जब हम कारक पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि कहीं कहीं कारक में विभक्ति चिन्ह होता ही नहीं है कर्ता में। जैसे राम खाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। मैं कहूँ राम ने अमरूद खाया, यहाँ ने आ गया। तो अगर मैं कर्ता का विभक्ति चिन्ह देखूं तो जीरो यानी कि शून्य कुछ भी नहीं होता और ने भी होता है। तो यहाँ हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम यहाँ सामान्य अर्थों में जो है कारक समझ रहे हैं, कारक कितने भेद होते हैं और उनका विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए से या के लिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। जब यहां से आएगा तो ये अलग होने के संदर्भ में आएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये किसके संदर्भ में आता है, अलगाव के संदर्भ में आता है। ठीक है, इसे हम ज्यादा डिटेल में वहीं पढ़ेंगे जहां हम जो है कारक पढ़ेंगे। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के। अब इसमें रा रे री भी इस तरह भी आ जाता है, रा री रे इस तरह से भी। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, और अधिकरण होता है में या पर, और लास्ट में होता है संबोधन। तो संबोधन होता है हे भो अरे। इस तरह से आप देखोगे ये संबोधन के साइन होते हैं इस तरह से। तो हिंदियों में विभक्ति की संख्या अगर मैं बात करूं हिंदी में तो विभक्ति की संख्या होती है 8, जो आपने लिखा। इन्हें हम इस तरह से भी लिखते हैं जैसे कि प्रथम ने, इस तरह से भी पढ़ते हैं हम, प्रथम ने द्वितीय को तृतीय से द्वारा, चतुर्थ के लिए पंचमी से अलग होना, षष्ठी इस तरह से आता है षष्ठी, सप्तमी में पर, और अष्टमी यानी कि संबोधन। अब समझते हैं कि तत्पुरुष समास में इनका रोल क्या है। क्योंकि जब तत्पुरुष समास आप पढ़ेंगे तो समास का वो रूप जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है उसी को हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो सवाल है कि कितने प्रकार के जो है तत्पुरुष समास होंगे। तो बच्चे यहाँ याद रखना, जो कर्ता है ये तत्पुरुष समास का भेद नहीं होता, और ना ही जो है जो संबोधन होता है ये भी तत्पुरुष समास का भेद नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं बच्चे तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन से होते हैं? तो मैं बात करूंगा, पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चे, वहां कर्म तत्पुरुष समास न कह के द्वितीय तत्पुरुष समास भी वो कह सकता है। अगला होगा कर्म तत्पुरुष समास, तो उसे तृतीय तत्पुरुष समास भी कह सकता है वो। संप्रदान तत्पुरुष समास को चतुर्थ संप्रदान भी कह सकता है। अपादान तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष समास भी कह सकता है, और संबंध तत्पुरुष समास को वो षष्ठी तत्पुरुष समास भी कह सकता है। अधिकरण को वो सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहता है। अब बात हम करें, जब इनके 6 भेद पढ़ेंगे तो जिसमें जोन सा भी विभक्ति चिन्ह होगा वो उसी तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा, वही तत्पुरुष समास का उपभेद माना जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे चले, ये स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको जो है विभक्ति चिन्ह याद हो जाए। चलो बच्चों, अब तत्पुरुष समास का हम एक एक भेद समझते हैं, उसकी डेफिनेशन समझते हैं और उसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ध्यान से समझना, हल्के में मत लेना किसी भी समास को। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समाज से क्वेश्चन ना आते हैं। तो ध्यान से समझना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। पहले समास की हम तरफ बात चलते हैं। पहला आप तत्पुरुष समास देख रहे हो, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास, या उसी को हमने क्या कहा, द्वितीय तत्पुरुष समास। मैंने अभी बताया कि कर्ता कारक विभक्ति का यूज नहीं किया जाता, ना तो कर्ता यूज किया जाता और ना ही संबोधन यूज किया जाता।
तो अगर विभक्तियों में से 8 में से हमने 2 छोड़ दी तो 6 बचती हैं। इसका मतलब तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास, या जिसे हम बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। तो अब आप बताओ, जो कर्म आपने विभक्ति पढ़ी है, जो कारक चिन्ह पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा? तो आपने पढ़ा कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो अगर मैं यहां बात करूं बच्चे, तो यहां कहोगे को विभक्ति का लोप हो जाता है, को विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब जब हम उसे संक्षेप में लिखते हैं तो को विभक्ति जो है अपने आप वहां से गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है? अगर आप यहां बात कर रहे हो कि स्वर्गवास, तो आप क्या लिखते हो? यहां आप लिखते हो स्वर्ग को वास, स्वर्ग को वास। अगर आप इसे गलत तोड़ देंगे, गलत जो है समास विग्रह कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, स्वर्गवास का मतलब स्वर्ग में वास कर सकते हैं। तो स्वर्ग में वास नहीं होता, स्वर्ग को वास कर गया, वो उसका स्वर्गवास हो गया, तो वो स्वर्ग को वास कर गया, ना कि स्वर्ग में वास कर गया। तो जब आप यहां बात कर रहे हो तो देखो किस विभक्ति का लोप हुआ है, तो आपने कहा को विभक्ति का लोप हुआ है। इसका मतलब जिस समास में समास की विभक्ति यानी कि कर्म विभक्ति जिसका चिन्ह को का लोप हो जाता है, वहां कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आपने कहा ग्रहकट। अगर ग्रहकट का हम समास विग्रह करें तो इसका मतलब होता है ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला। तो अगर हम बच्चे यहां बात करें तो को काटने वाला, तो किस विभक्ति का लोप हो गया? आपने कहा का विभक्ति का लोप हो गया, यहां भी और यहां भी। तो समास के जिस भेद में यानी कि तत्पुरुष समास के जिस भेद में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाता है। एक और उदाहरण समझते हैं। यहां लिखा है ग्रामगत। तो ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत माने गया। तो यह किस विभक्ति का लोप हुआ? आपने कहा को विभक्ति का लोप हो गया, इसीलिए क्या हुआ? ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब यहां बात करते हैं बच्चे, आपने पढ़ा करण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले तो यही है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि करण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है। अभी आप पढ़ के आए हैं कर्ता की विभक्ति ने है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो यहां बात करते हैं करण की, तो या तो से होता है, से द्वारा, या के द्वारा। इनका जो विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा होता है। तो अब जो हमें शब्द दिए गए हैं, अब हम इनका जो है क्या करते हैं? समास विग्रह करते हैं। जैसे मन चाहा, तो आप क्या तोड़ोगे इसे? तो आप करोगे मन से चाहा। ये मेरा मन चाहा है, यानी कि इसे मैंने मन से चाहा है। तो आप देखिए किस विभक्ति का लोप हो गया? किस विभक्ति का लोप हुआ? से विभक्ति का लोप हुआ। और समास के जिस भेद में से विभक्ति का लोप होता है वो कौन सी होती है? तो आपने कहा कर्म तत्पुरुष समास होती है। से का मतलब या के का मतलब क्या होता है? साधन। जब हम कर्म कर रहे हैं तो किसी साधन से ही करेंगे ना, तो यहां जो संदर्भ होता है साधन से। अगर मैं बिहारी रचित की बात करूं, बिहारी रचित, और मैं इसे तोड़ता हूं, तो आप क्या लिखोगे? बिहारी के द्वारा रचित, बिहारी के द्वारा रचित, या इस तरह से। तो किस विभक्ति का लोप हुआ? आपने कहा के द्वारा विभक्ति का लोप हुआ। और जिसमें के द्वारा विभक्ति चिन्ह होता है वो कौन सी होती है? तो आपने कहा वो करण विभक्ति होती है। और करण विभक्ति किस समास में होती है? तो करण तत्पुरुष समास में होती है बच्चे। एक और उदाहरण समझिए, नेक्स्ट और समझते हैं। क्या लिखा है? आपने लिखा है श्रम साध्य। श्रम साध्य का मतलब है श्रम से साधा हुआ। तो यहां आप क्या लिखते हैं? श्रम से साध्य, श्रम से साध्य। तो किस विभक्ति का लोप हुआ? आपने कहा यहां तो से विभक्ति का लोप हो गया। तो करण तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप होता है, यानी कि जिस विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है उसी के नाम पर जो है तत्पुरुष समास का भेद हो जाता है बच्चे। समझ गए? चलो एक उदाहरण और देखते हैं। मद शून्य। मद शून्य का मतलब होता है मद से शून्य, मद से शून्य। तो मद से शून्य का मतलब हो गया यहां भी किसका लोप हो रहा? तो आपने कहा से विभक्ति का लोप हो रहा। तो तत्पुरुष समास के जिस भेद में से विभक्ति का लोप होता है या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपने कहा करण तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? करण तत्पुरुष समास कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? संप्रदान। तो आप पहले तो यही बात करो कि संप्रदान की विभक्ति का क्या होता है। तो आपने कहा के लिए। अभी आप पढ़ के आए हो ना, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को
करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, तो अगर आप यहां बात करें तो के लिए विभक्ति चिन्ह होता है। क्या होता है? के लिए। तो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाती है। तो अगर आप बात करें, मैं कहूं कि आप बाहर जा रहे हो, तो बाहर जाने का मतलब क्या होता है? बाहर जाने का मतलब होता है कि आपको मार्ग व्यय दिया जा रहा है। तो यहां क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे मार्ग के लिए व्यय। क्या लिखोगे? मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय। तो आपने यहां देखा किस विभक्ति का लोप हो गया? तो आपने कहा के लिए विभक्ति का लोप हो गया। और के लिए विभक्ति का लोप जिसमें होता है वो कौन सा होता है? तो आपने कहा संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष समास होता है। आगे देखते हैं रसोई घर। तो रसोई घर को जब आप विग्रह करोगे तो कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे ना, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो आप देखो किस विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा? तो आपने कहा के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा। यहां देखो देशभक्ति, तो आप क्या कहोगे? देश के लिए भक्ति। बहुत सारे बच्चे इसे तोड़ सकते हैं, देश की भक्ति, तो गलत हो जाएगा बच्चे। भक्ति किसके लिए की जा रही है? देश के लिए की जा रही है। किसके लिए की जा रही है? देश के लिए की जा रही है। तो अगर जो बच्चे इसका समास विग्रह करेंगे देश की भक्ति, तो गलत हो जाएगा। यहाँ कौन सा समास विग्रह होगा? देश के लिए भक्ति। तो के लिए विभक्ति का लोप। यहाँ देखो हथकड़ी, हथकड़ी को आप कैसे लिखोगे? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब पहली क्लास में जाओ बच्चे, पहली क्लास में मैंने ये भी कहा था कभी कभी जो है कुछ शब्दों में विकार भी आ जाता है। जैसे यहाँ देखो क्या है कायदे में? हथ है और यहाँ क्या है? हाथ है। तो कुछ विकार आया नहीं, परिवर्तन आया। जैसे मैंने कठपुतली पढ़ाया था, याद है ना? कठपुतली जब हम उसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ते हैं? काठ की पुतली। तो मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी समास में कुछ विकार भी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ आपको उदाहरण देखने को मिला, हाथ का क्या हो गया? हथ हो गया। क्लियर है? ये 3 समास। आगे चलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। समास के अगले 3 भेद और समझ लेते हैं, ताकि समास यानी कि तत्पुरुष समास के 6 के 6 भेद हम समझते हैं बच्चे। 3 हम समझ चुके हैं, चौथे की तरफ चलते हैं बच्चे। चौथा क्या दिख रहा है आपको? तो आपने कहा कि अपादान तत्पुरुष समास दिख रहा है बच्चे, अपादान तत्पुरुष समास। तो अगर अपादान तत्पुरुष समास की हम बात करें, पंचमी तत्पुरुष समास की, तो बच्चे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं नीचे। जैसे देश निकाला, तो जब आप इसे तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? तो आपने कहा देश से निकाला, देश से निकाला। अब हमने किसी को अगर देश से निकाल दिया है, कोई बंदा देश से निकाला गया है, तो वो तो देश से अलग हो गया ना। तो यहां जो से विभक्ति चिन्ह आपको दिख रहा है, ये किसके संदर्भ में दिख रहा है? अलग होने के संदर्भ में। यानी कि जब कोई चीज दूसरी चीज से अलग होती है, से अलग होती है, तो वहां जो से का यूज किया जाता है वो अलग होने के संदर्भ में किया जाता है, तो वो अपादान होता है बच्चे। क्योंकि आपने संप्रदान में भी देखा था से या के लिए, तो वहां भी से का यूज होता है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करूं, ऋण से मुक्त, तो ऋण से मुक्त की बात करूं तो इसका मतलब यही है ना बच्चे कि ऋण से जो है अलग हो गया, वो ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया। तो ऋण से मुक्त होना, अलग होना। अगर पदच्युत की मैं बात करूं, किसी को उसके पद से हटा देना, पद से च्युत कर देना, अलग कर देना, तो इसे में भी कौन सी विभक्ति है? तो आपने कहा से, तो आपने कहा पद से चेत। तो यहां भी आप देखिए से विभक्ति का लोप है। और जहां भी से विभक्ति का लोप हो तो आप कहोगे से, लेकिन से कैसे बच्चे? अलग होने के संदर्भ में। तो आप कहोगे अलगाव की स्थिति में का लोप आपको दिखाई दे। तो जब समास विग्रह में आपको से विभक्ति दिखाई दे, लेकिन से विभक्ति कैसे अलग होने के संदर्भ में दिखाई दे, तो हम उसे बोलते हैं अपादान तत्पुरुष समास। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पंचमी तत्पुरुष समास। क्लियर है बच्चे? चलो अगले तत्पुरुष समास की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर, जिसका नाम है संबंध, या संबंध को हम क्या बोलते हैं? 6ठे नंबर पे है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास भी हम बोलते हैं बच्चे। ठीक है, चलो इनका विच्छेद करते हैं। पहले विच्छेद मैंने बोल दिया है जनरली लैंग्वेज में, लेकिन विच्छेद किस में बोला जाता है? संधि में। मैंने जब आप समास की क्लास शुरुआत की थी तो संधि और समास में मैंने एक डिफरेंस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि अगर संधि को तोड़ रहे हैं तो उसे विच्छेद बोलते हैं, अगर समास को तोड़ रहे हैं तो उसे विग्रह बोलते हैं।
या जनरली लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। तो गंगा जल की अब बात करें, कैसे तोड़ोगे बच्चे? तो आपने कहा गंगा का जल। कैसे तोड़ा? गंगा का जल। तो किस विभक्ति का आपको दिखाई दे रहा है? या तो का दिखाई दे रहा है भाई, का विभक्ति खत्म हो रही है। आगे बढ़ते हैं। दीनानाथ, दीन माने गरीब और नाथ माने नाथ ईश्वर भगवान, तो यहां क्या हो गया? दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। तो यहां कौन सी विभक्ति आपको दिखाई दे रही है? तो आपने कहा के विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। राजाज्ञा, राजाज्ञा, तो यहां क्या है? राजा प्लस आज्ञा। संधि भी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें दिखाई दे रही है ना, दीर्घ संधि आपको दिखाई दे रही होगी, दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़िए बच्चे। तो राजा की आज्ञा, मैंने संधि लिख दिया, राजा की आज्ञा, तो कौन सी विभक्ति गई? का। अब देखिए का, के, की, रा, रे, री कहां थे? तो आपने कहा संबंध कारक में थे ये। तो संबंध या षष्ठी तत्पुरुष समास की हम बात करें बच्चे, तो क्या होता है यहाँ? का, की, के, इनका जो है लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। यहां देखिए राजकुमार, तो आप क्या कहोगे? राजा का कुमार, राजा का कुमार। और याद कीजिए पहली क्लास मैंने ये बताया था कि कभी कभी समास में, पदों में, शब्दों में विकार भी आ जाता है। और विकार कहां आपको दिखाई दे रहा? देखो विकार दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या है? राज, जबकि मूल रूप में तो ये राजा था। तो राजा का क्या बन गया? राज। तो कभी कभी जो है विकार भी आ जाता है। जैसे मैंने कठपुतली बताया, काट की पुतली, मैंने हथकड़ी बताया था, हाथ की कड़ी। क्लियर है बच्चे? यहां तक चलो क्लियर है? चलो कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर छोड़ना बच्चे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपका। अधिकरण तत्पुरुष समास की हम बात करते हैं बच्चे। अधिकरण तत्पुरुष समास की बात, अगर मैं अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करूं बच्चे, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैंने कहा नगरवास, नगरवास, मैंने कहा शोक मग्न, शोक मग्न। अब एक बात जो है ध्यान से समझना बच्चे, या मान लो आप बीती, और उदाहरण लिखता हूं मैं, आप बीती, आप बीती, या आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। अब यहां समझो बच्चों ध्यान से, चलो विग्रह करते हैं इनका। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने स्वर्गवास पढ़ा था, और ये क्या लिखा है? नगरवास। अब वहां क्या पढ़ के आए हैं? स्वर्ग को वास। अब यह नगरवास, नगर को वास नहीं पढ़ सकते आप, यहां क्या पढ़ोगे? नगर में वास। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो बच्चे और ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ते हो, तो प्रीपोजिशन में इन और एट पढ़ते हो ना, कहीं कहीं स्थान से पहले एट लगता है और कहीं कहीं स्थान से पहले इन लगता है। तो यहां भी वही लॉजिक है बस। तो विग्रह हमें सही से करना है बच्चे। अगर किसी ने उसका स्वर्गवास का स्वर्ग में वास कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, अगर नगरवास का नगर में वास कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। वो स्वर्ग को वास है, ये नगर में वास है। क्लियर है? तो हम इसे कैसे तोड़ते हैं? तो आपने कहा नगर में वास, नगर में वास। तो किस विभक्ति का लोप दिखाई दे रहा आपको? तो आपने कहा में विभक्ति का लोप दिखाई दे रहा बच्चे। यहां देखिए क्या लिखा है? शोक मग्न। तो क्या तोड़ोगे? शोक में मग्न, शोक में मग्न। तो आपको किस विभक्ति का लोप दिखाई दे रहा? में विभक्ति का लोप दिखाई दे रहा। यहां देखिए आप बीती, आप बीती, तो आप बीती क्या कहोगे? आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती बच्चे। क्लियर है? चलो यहां देखो आत्मनिर्भर, तो यहां भी कैसे कहोगे आप? आत्म में निर्भर, आत्म में निर्भर। या कई बार कह सकते हो, क्या कह सकते हो? आत्म पर निर्भर, स्वयं पर निर्भर। ये तो यहां देख रहे हो कि में या पर विभक्ति का लोप हो रहा है बच्चे, में या पर विभक्ति का। और अधिकरण में आपने क्या पढ़ा था? अधिकरण में आपने यही तो पढ़ा था बच्चे कि जहां में या पर विभक्ति का लोप हो, पर विभक्ति का लोप हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास बोलते हैं, या सप्तमी तत्पुरुष समास बोलते हैं बच्चे। समझ में आ गए बच्चे? जल्दी से मैं साइड में होता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो बच्चों, तत्पुरुष समास का एक विवाद है, वो और समझ लेते हैं। कि कहीं तो हम ये कहते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद है? 6 भेद है। फिर कहीं हम एक पढ़ते हैं नए तत्पुरुष समास, ये नए तत्पुरुष समास होता है बच्चे। तो अगर ये तत्पुरुष समास है फिर तो 7 भेद हुए तत्पुरुष समास के। तो इस विवाद को समझते हैं बच्चे। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? ये आप पढ़ ही चुके हो आप।
6 विभक्ति के नाम पर, तो कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। दूसरा आप देखें तो कर्ण तत्पुरुष समास होता है बच्चे, संप्रदान होता है, अपादान होता है, वो 3, ये 3 और ये 4, और पांचवा कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है बच्चे, संबंध तत्पुरुष समास। और छठा कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण। ये हमने 6 भेद पढ़े, 6 भेद पढ़े। कर्ता विभक्ति नहीं पढ़ी हमने, और जो है संबोधन नहीं पढ़ा, तो 2 को छोड़ दें अगर हम, 6 विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास का। अब सवाल है कि ये नए तत्पुरुष समास कौन सा होता है बच्चे? तो नए तत्पुरुष समास की मैं बात करूं कि जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द लगा हो, नकारात्मक शब्द लगा हो, तो जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द लगा हो उसे हम नए तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे उदाहरण समझिए बच्चे, क्या लिखा है? असभ्य, तो यहाँ क्या लिखा है? इसका मतलब ये जो नकारात्मक शब्द हो गए, ये क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ क्या लिखा है? तो आपने कहा अन, अगर आप इसे तोड़ो तो ऐसे ही तो तोड़ोगे, अन प्लस आवश्यक, अन प्लस आवश्यक। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? यहाँ जो नेगेटिव सेंस दे सकता है वो अन भी आ सकता है बच्चे, अन भी। यहाँ देखिए फिर असंभव, प्लस संभव, तो यहाँ भी क्या आया? आपको पता है कि उपसर्ग जो है शुरुआत में जोड़ के नेगेटिव सेंस में यूज होता है। यहाँ देखिए बच्चे अभाव, तो यहाँ भी क्या हुआ? प्लस भाव, अभाव। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? ना प्लस पसंद, तो इसका मतलब नाकार शब्द का भी यूज हो सकता है नेगेटिव बनाने के लिए। यहाँ देखिए गैर वाजिब, इसका मतलब नेगेटिव सेंस में किसका यूज हो सकता है? गैर शब्द का भी यूज हो सकता है। तो नए तत्पुरुष समास हम क्या बोलेंगे? जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द लिखा हो, न लगा हो, लगा हो, अन लगा हो, गैर लगा हो, इस तरह के जो शब्द दिखाई दें आपको, तो उसे हम बोलते हैं नए तत्पुरुष समास। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या फिर समास के 7 भेद हुए? ना बच्चे, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 6 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6। क्योंकि तत्पुरुष समास हमने पढ़ा है कि जिस समास का पूर्व पद अप्रधान हो और द्वितीय पद प्रधान हो, पूर्व पद जो है विशेषण का काम करे और द्वितीय पद जो है विशेष्य का काम करे, उसे हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो तत्पुरुष समास की फिर डेफिनेशन में ये नहीं उतरता बच्चे। इसीलिए जब भी आपको तत्पुरुष समास के भेद पूछे तो आपको कौन से बताने हैं? ये 6 ही भेद बताने हैं बच्चे। क्लियर है? लेकिन नए तत्पुरुष समास का अगर क्वेश्चन पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नए तत्पुरुष समास का है, तो समझ लेना जिसका पूर्व पद जो है नकारात्मक दिखाई दे, नेगेटिव दिखाई दे, वो नए तत्पुरुष समास होगा बच्चे। समझ गए यहाँ तक? चलो बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो, आपको याद होगा पहली जो क्लास हुई थी हमारी समास की, उसमें हमने एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि कहीं समास के 6 भेद बताए जाते हैं, कहीं समास के 4 भेद बताए जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को और दूर कर लेते हैं। तो हम बात करें, समास की बात कर रहे हैं बच्चे, अब हम तत्पुरुष समास की बात नहीं कर रहे। तो समास में कुछ बंदे कहते हैं कि 6 प्रकार का होता है और कुछ कहते हैं कि 4 प्रकार का होता है। जो 4 प्रकार मानते हैं वो कैसे मानते हैं? वो मानते हैं, पहला कौन सा मानते हैं? तो आपने कहा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चे। दूसरा कौन सा मानते हैं? तो दूसरा मानते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तीसरा कौन सा मानते हैं? तो तीसरा मानते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा जो मानते हैं वो मानते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये जो 4 भेद मानते हैं समाज के, वो इस तरह से मानते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे, बताओ जरा, कोई भी समास हो तो उसमें तो होता है पूर्व पद, यही होता है ना पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद, उत्तर पद। तो अगर मैं बात करूं इसमें कौन सा होता है बच्चे, तो आप कहोगे पूर्व पद जो है प्रधान होता है और उत्तर पद जो है अप्रधान या गौण होता है बच्चे। ऐसा ही पढ़ कर रहे हो।
अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है और द्वितीय पद जो होता है या उत्तर पद जो होता है वो गौण होता है। अगर तत्पुरुष समास की मैं बात करूं बच्चे, तो इसमें पूर्व पद क्या होता है, तो आपने कहा इसमें पूर्व पद जो है अप्रधान होता है। अप्रधान का मतलब गौण होता है बच्चे। और जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद वो कैसा होता है, तो आपने कहा ये प्रधान होता है। और अगर इसमें मैं डिटेल में चला जाऊं तो आपको ये पता है कि ये किसकी तरह काम करता है, तो आपने कहा था ये विशेषण की तरह काम करता है। और ये किसकी तरह काम करता है, विशेष्य की तरह। मैंने ये भी बताया था कि ये कहीं कहीं उपमान भी कहलाता है और ये जो है उपमेय भी कहलाता है। ठीक, ये पढ़ा। द्वंद्व समास में कौन सा होता है, द्वंद्व समास में आप कहते हो एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद तो आप कहोगे दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर बच्चे। अगर बहुब्री समास की हम बात करें, बहुब्री समास की, तो एक आपने पढ़ा पूर्व पद और एक पढ़ा आपने उत्तर पद। तो आपने कहा दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद, कोई अलग से ही तीसरा पद आ जाता है, तीसरा पद जो है प्रधान होता है। इस तरह से आपने पढ़े। तो आपने कहा इसमें कर्मधारय और द्विगु समास कहाँ गए, कर्मधारय और द्विगु समास तो आए नहीं। तो अगर आप बात करें बच्चे, जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है, यही जो है बिल्कुल सेम कर्मधारय में भी यही होता है, कर्मधारय में भी यही होता है और द्विगु समास में भी यही होता है। तो अगर कर्मधारय और द्विगु समास की मैं बात करूं तो बिल्कुल उसी तरह की विशेषता होती है जैसी तत्पुरुष समास में होती है। इसीलिए तत्पुरुष समास के कहीं कहीं उपभेद बता दिए गए हैं। इसीलिए माना गया है कि तत्पुरुष समास 4 प्रकार का है। अब सवाल उठता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समास कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे आपको मारना है 6 प्रकार। कौन सा मारना है, तो आप किसके साथ जाएंगे, आप इसके साथ जाएंगे, यानी कि समास के 6 प्रकार होते हैं बच्चे। समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। चलो बच्चों, अब समास की हम जनरल डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके रूल पढ़ चुके हैं, हम अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं, उस पर क्या विवाद है ये भी पढ़ चुके हैं, समास के भेद को लेकर क्या विवाद है ये भी पढ़ चुके हैं। अब हमें आगे पढ़ने हैं कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री समास। और बच्चे जैसा मैंने बताया कि जिन जिन एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है वहां समास सब एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक भी चीज को नहीं छोड़ सकते। तो हम हर प्रकार जो बाकी हमारे बच गए उन्हें एक एक प्रकार को हम बेहतर तरीके से समझेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे आगे की क्लासों में बच्चे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी क्लास इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो बच्चे लाइक करना भी ना भूलें और फिर बाद में शेयर भी कर दिया करो, ताकि और आप जैसे बच्चों तक भी इन वीडियो की पहुंच बन सके। तो अगली क्लास में हम समास के बाकी जो है भेद पढ़ेंगे बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।